चलिए, तो छत्तीसगढ़ शुरू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, और शीर्षक है हमारा छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों का ऐतिहासिक घटनाक्रम। ठीक है। 1854, तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है वो 1854 से शुरू होती है। 1848 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति जो है बहुत ही चर्चित रही है, और वो नीति है हड़प की नीति। हड़प की नीति, ठीक है। इसके तहत क्या होता था, जिस शासक का, आपको पता है कि भाई जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के कब्जे में थे वो अंग्रेज़ प्रांत हो गए, और देसी रियासत भी थे, छोटे छोटे शासक जो अपना शासन चला रहे थे। तो इस हड़प नीति के तहत अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई कि जिसका वारिस नहीं होगा, जिसका खून का संबंध से वारिस नहीं होगा, सगा बेटा जिसका नहीं पैदा होगा, ऐसे क्षेत्रों को अंग्रेज़ हड़प लेंगे। इसी संबंध में सबसे पहला क्षेत्र जो अंग्रेज़ों ने हड़पा था भारत में हड़प नीति के तहत, वो सतारा थी, है ना। और पढ़ोगे आप आगे इतिहास में देखोगे। लेकिन 1854 में बारी आई नागपुर की। नागपुर डलहौजी के हड़प नीति के तहत 1854 में अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया गया, और जिस समय नागपुर हड़पा गया उस समय वर्तमान छत्तीसगढ़ जो है वो नागपुर का हिस्सा था। ठीक है। तो ये इतिहास में हम जा रहे हैं। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने कब नागपुर को हड़पा? 1854 में। और जिस उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो आगे भविष्य में आपको छत्तीसगढ़ के नक्शे के रूप में दिखाई देगा, वो किसका भाग था? नागपुर का ही भाग था। यहाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1861 में पहुँचते हैं। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। अंग्रेज़ जैसे जैसे भारत में नियंत्रण करते जा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, यहाँ पर ये स्वतंत्रता पूर्व भारत की स्थिति क्या थी? ये भारत जो है प्रांतों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि भारत राज्यों में बटा हुआ है, फिर राज्य संभाग में बंटते हैं, फिर संभाग जिलों में बंटते हैं, फिर जिले तहसील में बंटते हैं, तहसील ब्लॉक में बंटते हैं, ऐसे करके हम गाँव तक पहुँचते हैं। ये आधुनिक भारत की बात है, मतलब भारत के स्वतंत्रता के बाद की बात है। लेकिन इससे पहले जब भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब ये भारत किस में बटा हुआ था? प्रांतों में और देसी रियासतों में। प्रांत बोले तो जो अंग्रेज़ों ने जिसे नियंत्रण कर लिया था, जिसे कब्जा लिया था, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, और छोटे छोटे क्षेत्र जो स्वतंत्र शासकों द्वारा शासन हो रहा था जिनका, उन्हें हम देसी रियासत कहते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में। ठीक है। और इसकी राजधानी नागपुर बनी 1861 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में, और उसकी राजधानी बनी नागपुर। अब मध्य प्रांत का गठन देखो, विलय, किसको किसको विलय कर मध्य प्रांत का गठन किया गया? सागर बोलो या सागौर बोलो, वही बिगड़ कर सागर हुआ। निर्बुड्डा और नागपुर, इन तीन क्षेत्रों का विलय करके मध्य प्रांत का गठन किया गया। और आधुनिक अभी वर्तमान में यदि देखोगे तो देखो वर्तमान में क्या क्या, मध्य प्रदेश, इसी के अंदर छत्तीसगढ़ शामिल था, और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत के भाग बने। अच्छा, अब देखो आगे चलकर 1903 में यही जो मध्य प्रांत है ना, जो 1861 को बना, नीचे आप जाओगे तो देखो यहां से बताता हूं। बरार, लोग इस नाम को सुनते जरूर हैं लेकिन पता नहीं है। अच्छा, ये बहुत इमेज जो है बहुत पुराने हैं ना, ये बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ज़्यादा बड़ा करने में फट जाएगा। ये देखो, ये इतना बड़ा था, ये सेंट्रल प्रोविंस था। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये मध्य प्रांत था, ये मध्य प्रांत। आगे चलकर 1930 में ये देखो, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है बरार,
बरार जो है ऐसा समझ जाओ कि साउथ के कुछ क्षेत्र थे, हैदराबाद उसके अंतर्गत आते थे। वो आपको पता है हैदराबाद में निजामों का शासन था, इसके अंतर्गत आते थे। तो ये बरार को भी 1903 में एक साथ जोड़ दिया गया और अब ये क्षेत्र बन गया मध्य प्रांत एवं बरार। तो ये बरार क्षेत्र कौन सा? साउथ का क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण का भाग है और इन्हें जोड़कर जो है मध्य प्रांत एवं बरार। तो यही मध्य प्रांत आगे चलकर कब मध्य प्रांत एवं बरार बन गया? 1903। चलो यहां तक क्लियर हो गया। मध्य प्रांत के गठन के साथ 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है? मध्य प्रांत के गठन के साथ इस मध्य प्रांत में 3 जिलों का निर्माण हुआ। 3 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट बन गया कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत के गठन के साथ इस मध्य प्रांत में 3 नए जिले बनाए गए। इस क्षेत्र में और भी जिले बने होंगे, हमारा उससे मतलब नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रांत का हिस्सा है ये, ठीक है। नागपुर मध्य प्रांत का हिस्सा बना और नागपुर का हिस्सा था ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ कौन कौन से 3 जिलों का निर्माण हुआ? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अनिल हाथ उठाते अभी नहीं रे, वीडियो कंप्लीट होने दो, मैं बाद में ऑप्शन दूंगा। 1862 में आगे चलते हैं। मध्य प्रांत, यही जो पूरा मध्य प्रांत दिख रहा है आपको, इसमें 5 संभाग थे। इसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को बनाया गया और उसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। तो छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र मध्य प्रांत में एक संभाग बना कब? 1862 में। या अन्य शब्दों में ऐसा कर लो कि रायपुर एक संभाग बनाया गया कब? 1862 में, ठीक है। ये हुआ। अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ है कि रायपुर जो है सबसे पहले 1861 में जिला बना, आगे चलकर 1862 में संभाग बना। ये ध्यान रखना, नहीं तो लोगों को क्या लगता है पहले संभाग बना होगा फिर बाद में जिला बना होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पहले रायपुर जिला बना है और उसके नेक्स्ट ईयर, वॉइस नहीं आ रही, अच्छा, रुक जाओ। सर वो छत्तीसगढ़ ही संभाग बना था क्या? हाँ, अभी आई आवाज, अब आई, थोड़ा सिग्नल दो। आ रहा है पक्का? थोड़ा वाई करके टाइप कर दो। हाँ ठीक, सॉरी, चलो आओ। सर मध्य प्रांत के 5 देखो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वैसे ऐसे किताबों में जो मिलता है ग्रंथ अकेडमी के कि छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है ये एक संभाग बनाया गया और उसका मुख्यालय रायपुर बना। लेकिन प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि रायपुर कब संभाग बना? तो उसको 1862 ले लिया जा रहा है। तो आपको इस रूप, दोनों रूप में समझना है इसको, ठीक है। तो रायपुर, आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भैया ये क्षेत्र संभाग कब बना? 1862 में बना। मुख्यालय क्या था? रायपुर था। या आपसे बोले रायपुर संभाग कब बना? तो 1862 में, ठीक है। आगे चलिए। 16 अक्टूबर 1905। तो अब तक आपने क्या क्या देखा? 1854 डलहौजी के हड़प नीति के तहत नागपुर हड़प लिया गया और उस समय छत्तीसगढ़ नागपुर का भाग था। अगला ईयर कहाँ पहुंचे? 1861। 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस का गठन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ तो ये जो छत्तीसगढ़ है, नागपुर और मध्य प्रदेश, ये उसके भाग बने। फिर 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 जिलों का निर्माण हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 जिले कौन कौन से थे इस क्षेत्र में? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक। फिर 1862 में क्या हुआ? 1862 में मध्य प्रांत के 5 संभागों में से ये क्षेत्र एक संभाग बना और जिसका मुख्यालय क्या बना? रायपुर बना। तो रायपुर पहले जिला बना 1861 में, 1862 में संभाग बना। आगे चलते हैं घटनाक्रम में। 1905, 16 अक्टूबर 1905। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्या हुआ? इस समय भारत में वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। 1905 की स्थिति में भारत में वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल प्रांत का
रेजोल्यूशन ठीक है? ठीक है, समझाने के लिए चाहिए, ये है इसका रेजोल्यूशन, ठीक है, ओके। आइए, ये 1904 में बंगाल प्रांत की स्थिति है। बंगाल प्रांत जो है बहुत बड़ा प्रांत था, है ना। हम प्रांत की बात कर रहे हैं, बंगाल राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ों के समय बंगाल प्रांत की बात कर रहे हैं। ये बंगाल प्रांत इतना बड़ा था, देखो इधर असम बांग्लादेश तक शामिल था, इधर वेस्ट बंगाल और आज वर्तमान का जो बिहार और आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा बंगाल प्रांत में था। बताता हूँ कैसे समझोगे अभी, और झारखंड, ये बंगाल प्रांत था। अंग्रेज़ों ने ये तर्क दिया कि भैया बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और हमें यहाँ प्रशासन संबंधी अड़चनें आ रही हैं, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट रहे हैं। इसी को 1905 में बंग भंग कहा गया, बंगाल विभाजन कहा गया। क्या किया उन्होंने, इसको दो भागों में बांट दिया। 1905 में क्या किया, पार्टीशन कर दिया। ये बन गया पूर्वी बंगाल प्रांत, ये बन गया पश्चिमी बंगाल प्रांत। पूर्वी बंगाल प्रांत में असम और बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे, और इधर आज वर्तमान का जिसे हम बिहार कहते हैं, जिसे झारखंड कहते हैं, जिसे बंगाल राज्य कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से ये बंगाल प्रांत में थे। काट दिया, ये कर दिया। हालांकि आगे चलकर बहुत विरोध हुआ इसका। 1905 में जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया, भारत में बहुत विरोध हुआ इसका। उन्होंने तो आधार दिया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक इतिहासकार ये मानते हैं और ये कहते हैं स्पष्ट, और हमें भी ये स्वीकारना चाहिए कि अंग्रेज़ों का वास्तव में मंतव्य कुछ और था, मोटो कुछ और था। इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या अत्यधिक थी, और बंगाल प्रांत को विभाजन के पीछे एक तर्क ये भी है कि आपको दिखेगा कि स्वतंत्रता पूर्व अधिकतर क्रांति का गढ़ रहा बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल में यहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित थे, अंग्रेजी से ज़्यादा परिचित थे, और इसीलिए क्या होता था कि ये अन्य तरह तरह के दुनिया भर के साहित्यों का अध्ययन कर पाते थे जो अंग्रेजी भाषा में होती थी। तो इनको दुनिया भर के जहाँ क्रांतियाँ चल रही हैं, जहाँ स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके साहित्य पढ़ते थे और ये जागरूक हो जाते थे। इसीलिए बंगाल जो है क्रांति का गढ़, शुरुआत में क्रांति का गढ़ बना। तो अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी हो रही थी, और अंग्रेज़ों की एक और नीति थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यहाँ मुस्लिम थे अत्यधिक और इधर हिंदू थे। अब ये बंगाल प्रांत एक यूनाइट हो गया था, तो उनका असल में मंतव्य ये था कि इधर इधर बांट दो, जिससे हिंदू और मुस्लिमों को अलग किया जा सके। ये उनका असली मोटो था। प्रशासनिक सुविधा तो एक बहाना है। अंग्रेज़ों का कहना है कि प्रशासनिक सुविधा और प्रशासन करने में असुविधा हो रही, बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, हम इसलिए इसका विभाजन कर रहे हैं। हालांकि आगे चलकर इसका बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। आप आगे इतिहास में पढ़ो, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन जब हुआ उस समय भारत के वायसरॉय कर्जन थे। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, उस समय वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल विभाजन के साथ साथ देश भर में विरोध हुए, और इसी के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन पैरेलल चलता है भारत में। बाइकआउट करते हैं, सारे विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करते हैं। आपको इमेजिन कर रहे होंगे, आप होली जलाते थे, सूट बूट सब बाइकआउट करो। ये विरोध था जिससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते आगे चलकर आपको 1911 में बंगाल विभाजन पुनः रद्द किया जाएगा, वापस जुड़ जाएगा। ये समझ में आ गया बंगाल प्रांत का विभाजन। अब इससे हमारा छत्तीसगढ़ कैसे रिलेटेड है वहां मैं आ रहा हूं, ठीक है। आओ, पश्चिम ये हो गया, ये जान गए आप। अब देखिए इधर कैसे रिलेटेड है। बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रांत जिसका गठन 1861 में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। कैसे? संबलपुर जो अब तक मध्य प्रांत का हिस्सा था, वो बंगाल विभाजन में बंगाल प्रांत पूर्वी बंगाल प्रांत में चला गया। पुनर्गठन हुआ, संबलपुर मध्य प्रांत से कहाँ चला गया? बंगाल प्रांत में चला गया, ठीक।
और आगे चलकर यही संबलपुर आगे चलकर भविष्य में उड़ीसा राज्य बनता है, उड़ीसा राज्य का भाग बनता है, एक जिला बनता है संबलपुर। ये क्लियर है। मध्य प्रांत का पुनर्गठन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन के साथ। क्या परिवर्तन आएगा? संबलपुर जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था वो चला जाएगा कहां? बंगाल प्रांत में। और बंगाल प्रांत से पूर्वी बॉर्डर से 5 क्षेत्र वो शामिल हो जाएंगे मध्य प्रांत में, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनेंगे। वो 5 क्षेत्र, प्रश्न यहां से बनेगा। तो बंगाल विभाजन के साथ क्या प्रभाव पड़ा? संबलपुर जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था वो चला गया बंगाल प्रांत में, और बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से 5 क्षेत्र जो बंगाल प्रांत के हिस्से थे वो आ गए मध्य प्रांत में, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनेंगे। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहां से एक प्रश्न बन सकता है, वो देखो। 3 राज्य देखो आप, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, क्योंकि आज भी ये राज्य है ना अभी भी, मतलब जिला है। तो ऐसे याद रखो, ऊपर के 3 जिले, ऊपर के, है ना। तो ऐसा सोचो आप कि छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग ये बंगाल विभाजन में यहाँ शामिल हुआ। उत्तर पूर्वी भाग ये शामिल हुआ, और इसमें 3 जिले ऐसे, अगर स्पॉट याद रखना है तो ऐसे वर्तमान में भी जिले हैं वो, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, ऐसे ये 3 जिले। तो कौन कौन से 5 क्षेत्र? कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस उदयपुर और चांगबखार, है ना। ये भी सरगुजा के भाग है, उदयपुर और चांगबखार। चांगबखार वास्तव में कोरिया में, ठीक है। तो कौन कौन से भाग? उदयपुर और चांगबखार। तो वो 5 क्षेत्र जो बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत में आए, कौन कौन से? पहले 3 जिले नाम याद रखो, कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस चांगबखार और उदयपुर आपका सरगुजा उसमें पड़ता है, चांगबखार और उदयपुर। तो वो 5 क्षेत्र जो मध्य प्रांत में शामिल हुए बंगाल प्रांत से, कौन कौन से थे? कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस चांगबखार, उदयपुर। क्लियर है ये? यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आगे चलिए। हालांकि फैक्ट है 1919 से बंगाल प्रांत का विभाजन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया, और ये तो रद्द कर दिया जिस प्रकार से उन्होंने किया था, लेकिन विभाजन फिर भी बंगाल का होता है। 1912 में बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत अलग करके एक बिहार प्रांत बनाया गया। 1936 में उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया। एक फैक्ट है बस। आइए छत्तीसगढ़ का जिला निर्माण अब एक क्रम से देखते हैं। 1861 में 2 जिले बन चुके हैं, है ना, मध्य प्रांत के गठन के साथ। इस क्षेत्र में ना वैसे तो 3 बने थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, लेकिन वर्तमान में संबलपुर तो उड़ीसा का भाग है। हम छत्तीसगढ़ की बात में आ गए तो 2 जिले बने 1861 में। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर। आगे चलकर बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के जस्ट बाद मध्य प्रदेश में एक और जिले का निर्माण होता है, वो है दुर्ग। 1906 में कौन सा जिले का निर्माण हुआ? दुर्ग। अब एक प्रश्न और बनता है कि भाई जिले का निर्माण हुआ तो उसका पितृ जिला कौन सा है, मतलब किस जिले से कटकर उसका निर्माण हुआ? तो भाई यहाँ तो वो बात थी ही नहीं। यहाँ है रायपुर और बिलासपुर जिले बन चुके थे, तो रायपुर से दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। रायपुर से काटा गया दक्षिण भाग और ये दुर्ग जिला बन गया। मतलब ने दक्षिण नहीं, कौन सा भाग? पश्चिम भाग, है ना। ये काटा और दुर्ग बन गया, तो अब तक 3 जिले बन गए। 1861 में कौन कौन से 2 जिले? रायपुर, बिलासपुर। 1906 में दुर्ग, किससे कटकर बना? रायपुर से। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में या मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। अब एक सवाल आपसे कि भाई ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था वो किसका हिस्सा था स्वतंत्रता के समय? तो देखो 1861 में तो मध्य प्रांत का भाग बना, 1903 में यही भाग बरार जुड़कर मध्य प्रांत एवं बरार हो गया। मतलब स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। एक प्रश्न बन सकता है, स्वतंत्रता के समय ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है, जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, ये किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। नोट, मध्य प्रांत एवं बरार का गठन 1903 में हुआ, वहां भी देख चुके हो आप। आइए, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अब जिलों की संख्या क्या थी? इस क्षेत्र में जिले तो बन चुके थे, 3 जिले बन चुके थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग।
लेकिन क्या केवल जिले थे यहाँ? नहीं, देसी रियासतें भी तो थीं, है ना। आपको पता है स्वतंत्रता से पूर्व ये जो भारत है ये प्रांतों में विभाजित था, और किस में था? देसी रियासतों में विभाजित था। देसी रियासतों की संख्या लगभग 565 के आसपास थी। 565 रियासतें थी भारत में। उसमें से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन भी हुआ। कुछ रियासतें लगभग 12-13 की चली गई पाकिस्तान में, बाकी बच गई इधर। 552 रियासतें लगभग इधर बच गई। 552 रियासतों में आपको छोटा सा भूमिका देता हूँ। पता है कि एक जिम्मेदारी स्वतंत्रता के बाद ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी कि ये जो रियासत हैं इन्हें कन्विंस करें, इन्हें मनाएं और भारतीय संघ में शामिल करें। बाकी सारे रियासतों ने अपनी सहमति जता दी और वो उन्होंने हस्ताक्षर करके वो भारतीय संघ के भाग बन गए। लेकिन 3 बचे, है ना। 3 बचे, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर तो वहाँ हिंदू शासक था, वह सिख शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, और जूनागढ़ और ये इधर मुस्लिम शासक थे। लेकिन परेशानी वहाँ भी थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर देखो, जब अंग्रेज़ों ने आखिरी अधिनियम बनाया भारत में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे आखिरी अधिनियम यही था। उस अधिनियम में ये प्रावधान था कि भाई रियासतों को ये खुली छूट दी गई थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, या आप चाहें तो स्वतंत्र रहें। ये छूट दी गई थी। तो 552 रियासतों में से बाकी सब तो शामिल हो गए, लेकिन ये 3 रियासत आनाकानी कर रहे थे, है ना। स्वतंत्रता से पूर्व ही शामिल हो गए थे। मैं ये भी बता देता हूँ तुमको, 3 रियासतों का विलय भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो ईगो में थे। क्यों भाई? हरि सिंह, हाँ सॉरी। अब ये क्या थे? ये ईगो में थे। मैं स्वतंत्र रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान में का हिस्सा तो बन नहीं सकता, लेकिन भारत में भी अगर मैं शामिल हो जाता हूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरी राजगद्दी चली जाएगी, राजशाही चली जाएगी। तो ये आनाकानी करने लगे, नहीं भाई मैं स्वतंत्र रहूँगा, भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान है, मैं स्वतंत्र रहूँगा। अब चलो मान मनौवल हुआ, माने नहीं। तो लेकिन पाकिस्तान की नज़र थी जम्मू कश्मीर पर। तो वहाँ का एक बहुत ख़तरनाक कबीला पाकिस्तान क्षेत्र में होता था, और पाकिस्तानी फ़ौज सिविल ड्रेस में उस बर्बर कबीले के साथ उन्होंने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश कर गए और इसकी सूचना महाराजा हरि सिंह को हो गई। हरि सिंह पहले तो नज़रअंदाज कर गए, अरे हम संभाल लेंगे, लेकिन हरि सिंह गुमान में थे। कुछ समय पश्चात जब पल पल की खबर उनको मिलती थी तो उनको खबर मिलता था, अरे पेशावर तक पहुंच गए। सॉरी, क्या नाम है यार जम्मू कश्मीर का, और एक क्षेत्र है याद नहीं आ रहा, चलो वो संविधान में देख लोगे। वो वहाँ पहुँच गए, बहुत नज़दीक पहुँच गए, और ये खबर मिली कि जहाँ जहाँ से वो गुजरे वहाँ सबको मार काट दिया, पुरुषों को मार काट दिया, और महिलाओं और स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये स्थिति, अब महाराजा हरि सिंह डरने लगे। अब उनको लगा कि साला जब यहाँ तक पहुँच गए तब तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तब संपर्क किया इन्होंने भारत सरकार को। भारत तो स्वतंत्र हो चुका था, कैसे कट गया? नहीं 40 मिनट नहीं हुआ होगा। नहीं फिर कोई अलग प्रॉब्लम है। नेट चला गया क्या? वाईफाई चल रहा है?
टेक्नोलॉजी कभी फुल प्रूफ नहीं हो सकती, टाइम लगेगा भारत को बहुत अभी। चलो आ जाओ आइए। तो हरि सिंह ने फ़ोन किया, हमारा बचाओ, हमें बचाओ। अब भारत सरकार भाई उनसे कोशिश में लगा हुआ है कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें और अब भारतीय संघ इंडियन यूनियन के भाग बन जाएं, लेकिन वो अपनी अकड़ में थे। बोले देखो भैया, हमारा आपसे कोई नाता है नहीं, अगर वो आप युद्ध में इन्वॉल्व होते हो और हम आपको इन्वॉल्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा, तो हम तो ये नहीं करेंगे, है ना। हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों से के प्रति वचनबद्ध हैं। अब ये फंस गया। बोले साला वो उधर मार्च कर रहे हैं और ये इधर सहायता नहीं करेंगे। बोले सहायता हम करेंगे, पहले आप भारतीय संघ के भाग बन जाओ, तब तो आप हमारी जिम्मेदारी हो जाएंगे। बड़ा दबे मन से स्वीकार करना पड़ा, हाँ मैं तैयार हूँ, बचाओ बचाओ। तो इस प्रकार से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर का विलय हुआ 1948 में, भारतीय स्वतंत्रता के बाद। ठीक, अब नहीं तो इससे पहले स्थिति क्या थी। अब हस्ताक्षर तो हो गया, अब इन्होंने तैयार करके रखे थे, सेना तैयार रहे, जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, मार्च आपको पहुंचना है, यहाँ लड़ाकू विमानों से पहुंचना है। अब महाराजा रणजीत सिंह खौफ में थे, बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे वो लोग। सोते समय अपने पीओ को बोला, देखो भैया, एक पिस्टल में गोली भर के बोला कि देख, अगर भारतीय सेना तड़के नहीं पहुंची यहाँ, है ना, उससे पहले वो पहुंच जाएंगे, तो इससे पहले कि वो जो है बर्बरता से मेरी हत्या कर दें और ये सब इधर छिन्न भिन्न कर दे, तो मेरे को नींद में ही गोली मार देना पहले। लेकिन भारतीय सेना तड़के पहुंच गई और फिर जो हाल होना चाहिए उनका हो गया। वो अब कश्मीर जो है वो भारत का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर का विलय हो गया भारत में। जूनागढ़ ज़्यादा होशियार 20 साले हैं, रातों रात साइन कर ली, बिना एकदम रात में पाकिस्तान के साथ साइन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसका भाग बन गया। पता चला सुबह पहुंच गए उधर, सेना भेज दी गया। अरे ऐसे कैसे साले, ऐसे कैसे हो जाएगा। वापस ले लिया जूनागढ़ को, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी विवाद था। वो जो कुछ थे ना जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने भारत का समर्थन किया, उनके सहयोग से जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया गया। अब निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल निजाम को आमंत्रित किया, आओ भाई हवेली पर। आया हवेली पर, तो साला वहाँ अलग रापला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने समझा क्या है, हम स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा लगता साला, पूरा भारत है बन गया है नक्शा और बीच में एक ठो विदेश रहेगा, है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोला, देख बेटा, प्रेम से बोल रहा हूँ, समझ जा, है ना, वरना समझाना होता, अरे हम भी देख लेंगे, ऐसा देख लेंगे। गया वक्त निपट गया, इधर से भेज दी गई सेना। अच्छा, उस समय सेना गठन नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों द्वारा जो पुलिस व्यवस्था बनाई गई थी उसी को हम कह रहे हैं। इन्होंने भेज दिया पूरा टैंकर वैंकर लाजो लश्कर के साथ, आए ये पहुँच गए तो तुरंत वो इस तरह से ऑपरेशन क्या चला गया, ऑपरेशन पोलो, जो पुलिस एक्शन द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में मिलाया गया ना, वो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। इस प्रकार से हुआ। लेकिन ये वापस कैसे आई, आ जाएगा क्या दबा मेरे से, पूरा बैक हो गया। आई हाँ, आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी भूमिका थी रियासतों की। तो इधर भारत में स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, यहाँ 3 जिले थे और 14 देसी रियासतें थी। 552 रियासतों में से इधर इस क्षेत्र में कितनी रियासतें थी, 14। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, वो 14 रियासतें कौन कौन सी थी। 3 जिला तो आपको पता हो गया, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग बन चुका है 1906 में। 14 रियासतें, ये कोड याद रखना आपको, 4K 3S 2RC बस। 14 रियासतों के लिए क्या याद रखना आपको, 4K 3S 2RC बस। 14 स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र के 14 रियासत कौन कौन से हैं,
4K, 3S, 2RC बस। अब देखते हैं ये 4K और ये सब क्या है। देखो इसको नक्शे से ज़्यादा अच्छा आएगा ये, अभी याद हो जाएगा ये। चलिए इस नक्शे को देखिए, 4K, 3S, 2RC बस। 4K के लिए कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ये 4K असल में छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में, देखो पूर्वी भाग ध्यान रखना, 4K पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग में ही आपको कब मिलेंगे 4K मिलेंगे। ऊपर से शुरू करते हैं, कोरिया, ठीक, इसके नीचे देखो पूर्वी भाग सीमा से चलते आओ, दूसरा K कहाँ मिलेगा, कवर्धा। यहीं से नीचे आओ तो यहाँ पर एक खैरागढ़ रियासत कहाँ है, राजनांदगांव जिले में। खैरागढ़ रियासत कहाँ है, राजनांदगांव जिले में। तीसरा K यहाँ आ गया, आगे चल के आओ और इस सीमा में आपको एक चौथा K मिलेगा, कांके। तो ये 4K किधर है, पूर्वी छत्तीसगढ़ प्रदेश का पूर्वी सीमा, सॉरी पश्चिमी सीमा रे, और हाँ बोल रहे हो, पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा में ये 4K मिलेंगे। ऊपर से देखो कोरिया, चलते आओ, उतरते आओ, उतरते आओ, उतरते आओ, कवर्धा, कवर्धा से ठीक नीचे उतरकर राजनांदगांव जिले में खैरागढ़, और नीचे आओगे तो कांकेर। ये 4K हो गया, ठीक। फिर 3S पे आते हैं। 3S ऊपर ट्रायंगल बनाएगा, ये याद रखना, यहाँ ट्रायंगल बनाएगा, सरगुजा, शक्ति और सारंगढ़, ये ट्रायंगल बनाएगा। ये ऐसे याद रहेगा आपको, मतलब इधर कौन से क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये 3S बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। सरगुजा, शक्ति, यहाँ क्षेत्र कहाँ है, यहाँ जांजगीर चांपा में शक्ति, जो कि अब नया जिला घोषित है, और सारंगढ़ भी एक नया जिला बनेगा बिलईगढ़ के साथ। तो ये 3S कौन सा है, देखो इधर ट्रायंगल बन रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। 3S कौन सा है, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, ठीक। ये 3S हो गए। अब 2RC पे आते हैं, मतलब 2R और 2C। 2R आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक इस कोने में तो एक उस कोने में, एक इस कोने में तो एक उस कोने में। अरे कैसे कैसे होते रे, अबे कहाँ किस, अब देखो 4K और 3S क्लियर है। 2RC पे आते हैं। एक R से नांदगांव एती और एक R से रायगढ़ एती, एक होना, ये 2R हो गया, है ना। पहले पश्चिम में लाइन से 4K, ओकर बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ट्रायंगल बनी, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। ओकर बाद 2R, एक R, एक होना राजनांदगांव, एक R, एक होना रायगढ़। C देख लेते हैं, C देख लेते हैं तो एक आएगा, एक C यहाँ चांदबखा, और एक C यहाँ राजनांदगांव में छुई खदान, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। C कहाँ बनेगा, ऐसा, ये क्यों, जूम का वो आया है क्या, अपडेट आया क्या, देखो एक बार देखो तो जूम का अपडेट आया क्या। पॉज करो उसको, पॉज करो। कहाँ पॉज हो रही, यहीं पर। तो उन 14 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बस्तर, सबसे छोटी रियासत शक्ति, भारतीय संघ में शामिल होने वाले प्रथम रियासत खैरागढ़, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम रियासत बस्तर। 1948 में मध्य प्रांत एवं बरार में 3 नए जिलों का गठन किया गया और कोड नेम है सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, ठीक है। इनके पितृ जिला की बात हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये स्वयं रियासत थे और उन्हें जिले में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। उन याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार में अभी मध्य प्रदेश नहीं बना है,
1948 में मध्य प्रांत एवं बरार में 3 नए जिलों का गठन हुआ। इस क्षेत्र में ना, जो ये क्षेत्र मध्य प्रांत में शामिल था, 3 नए जिले में बने। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बक्सर। रियासत थे, जिलों में परिवर्तित कर दिया गया। 1953 भारत के स्वतंत्रता के बाद से ही मांग उठने लगी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, भारत में क्षेत्रों के पुनर्गठन की, रीऑर्गेनाइजेशन की। उनका मतलब, भारत में आप जानते हो कि भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, परंपरा है, ट्रेडिशन है, इसका है। तो ये हमारी खासियत भी है, लेकिन क्षेत्रीयवाद, भाषा के आधार पर क्षेत्रीयवाद का जहर उस समय भी था। लोग मांग करने लगे कि भैया बड़ा प्रांत है, इसमें 3 उत्तर वाले कुछ और भाषा बोल रहे हैं, दक्षिण वाले कुछ और भाषा बोल रहे हैं। ऐसी मांग उठने लगी कि अलग भाई हमारे लिए पूरे भारत में राज्यों का प्रांतों का पुनर्गठन कीजिए और नए राज्य बनाइए भाषाई आधार पर। इसी संबंध में उस समय आपको पता है, स्वतंत्रता के पश्चात हालांकि चुनाव 1952 में हुआ, लेकिन अंतरिम सरकार तो बना दी गई थी। प्रथम कैबिनेट बना दिया गया था स्वतंत्र भारत का, और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था। केंद्र सरकार ने ये प्रयास प्रारंभ किया 1948 में ही, स्वतंत्रता के बाद 1948 में। सबसे पहले प्रांतीय पुनर्गठन आयोग एक बनाया गया, एस.के. धर। कौन थे उसके अध्यक्ष? एस.के. धर आयोग भी कहा जाता है उसे। एस.के. धर आयोग, इनको जिम्मेदारी सौंपी केंद्र सरकार ने कि भैया आप अध्ययन करें और रिपोर्ट सौंपें, हमें प्रतिवेदन सौंपें और बताएं कि क्या भाषाई आधार पर भारत के क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जा सकता है। एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर भारत के क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने नकार दिया। इसी वर्ष अंतिम में एक और समिति बनाई केंद्र सरकार ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्वयं शामिल थे, जेवीपी समिति। तो संविधान में आप पढ़ेंगे और आपने पढ़ा हुआ है। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, बिना अध्यक्ष की यह समिति थी। इन्होंने भी जब अपनी अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। चलता रहा, विरोध चलता रहा, मांगे उठती रही। फिर मद्रास प्रांत था एक, उस समय मद्रास प्रांत था एक। इसको वो जोड़ना पड़ेगा लाइन केबल से, तुरंत काम करे। ये मद्रास प्रांत 1953 की स्थिति देख लो, ये पूरा मद्रास था, ये पूरा मद्रास प्रांत था। और इधर उत्तरी भाग में इधर के लोग तेलुगु बोलते थे, और इधर दक्षिण भाग में इधर के लोग ये बोलते थे तमिल। हालांकि दोनों दक्षिण भारतीय थे, क्योंकि द्रविड़ भाषा है, लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर लड़ते थे। ऊपर वाले बोलते थे बिडिंग, वो भी करते थे तेलुगु में, नीचे वाले भी बिडिंग करते थे, है ना, तमिल में। ये दोनों में विवाद चल रहा था। तो यहाँ पर ये तेलुगु भाषी लोगों में एक व्यक्ति था, पोट्टी श्री रामुलु। कुछ लोग होते हैं ना, कोचक दिए, पोट्टी ते हमारे नेता हंस, है ना, ते हमारे नेता हंस, उचका दी से खड़े हो गए, हाओ मैं नेता हूं तुम्हारे बन के, हाओ हाँ मरण अनशन पे बैठूंगा जब तक भाषा तेलुगु भाषाई लोगों के लिए एक राज्य का निर्माण नहीं होगा, मैं अनशन करता रहूँगा अपने मरने तक, है ना। वो सोचा होगा ऐसे मैं नेता बन जाऊँगा, गुपचुप तरीके से कुछ खिला देंगे, मेरे को जिंदा रखेंगे। वो लोग ज़्यादा चालाक थे, बोले साला ये मरेगा नहीं तो प्रदेश बनेगा नहीं, राज्य बनेगा नहीं। मार दिए साले को, 56 दिन कुछ खाने ना बेटा नहीं खाएगा तू हमारा नेता है, तू मरेगा हमारे लिए।
56वें दिन मर गया, आमरण अनशन करके मर गया और दंगे शुरू हो गए। नेता मर गया भाई, रामलू नेता मर गया, दंगे शुरू हो गए। आनन फानन में दबाव में केंद्र सरकार को 1953 में ही भाषाई आधार पर काट के, उत्तरी भाग को काट कर एक नया राज्य बनाना पड़ा जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया इस प्रकार आंध्र प्रदेश। लेकिन अब बाकी लोग आंध्र प्रदेश बना दिए, हमन का अलीबाग से आए हैं, और विरोध शुरू हो गया इधर उधर, हमको भी चाहिए भैया, हमको भी बनाओ भाषा के आधार पर राज्य। इसी 1953 में ही केंद्र सरकार ने एक और आयोग का गठन किया जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग था। और इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे, कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और केएम पनिकर। और इन तीनों सदस्यों में अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इसीलिए 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया उसे हम उसके अध्यक्ष के नाम से भी बुलाते हैं, हम बोलते हैं फजल अली आयोग। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत नकार दिया, एक भाषा एक राज्य वाला सिद्धांत नकार दिया। बोला निश्चित तौर पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन भाई भारत में इतनी भाषाएं हैं, एक भाषा बोलने वाले की एक राज्य बनाओगे तो फिर भारत की अखंडता नष्ट हो जाएगी, लोग अपनी भाषा के आधार पर लोग पूरा भारत का विभाजन हो जाएगा, तो उन्होंने नकार दिया। इसी प्रकार आगे चलते हुए इसी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्यों, पूरे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्यों का निर्माण किया गया। और कितने संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? 6। इन 14 राज्यों में एक राज्य बना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कब राज्य बना? 1 नवंबर 1956। और जब मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र, भावी राज्य जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। कब से? 1 नवंबर 1956। 2000 से अगर 1956 को डिवाइड करोगे कितना साल बचेगा? 44। तो आपसे एक सवाल पूछता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कितने वर्षों तक भाग बना रहा? 44। 56 में मध्य प्रदेश का भाग बना। कभी बोलते मध्य प्रांत से, तो पता है आपको मध्य प्रांत कब बना? 1861 में। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। आइए 1973 स्वतंत्र हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में जिले का निर्माण हो रहा है ना। पहले कहाँ निर्माण हुआ? मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत के बनने से पहले ही 2 जिले बन गए 1861। क्या है? रायपुर और बिलासपुर, है ना। नागपुर का जब भाग था तब रायपुर और बिलासपुर बन गया। 1861 में मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। मध्य प्रांत का हिस्सा बना तो फिर कौन से जिले का निर्माण हुआ? दुर्ग का निर्माण हुआ 1906 में। फिर उसके बाद 1948 में जब पहुंचते हैं अपन तो ये मध्य प्रांत नहीं था। क्या हो गया था? मध्य प्रांत एवं बरार हो गया था। तो 3 जिले बने मध्य प्रांत एवं बरार में। 1948 में सराब, सरगुजा, रायगढ़, बक्सर। अब 1948 के बाद हम सीधे जंप मार के आने वाले स्वतंत्र होगा सीधे 1973 में। और 1973 मतलब अब मध्य प्रदेश में जिला बनेगा। 1973 में मध्य प्रदेश में इसी क्षेत्र से एक जिला बनाया गया राजनांदगांव। किससे काटकर? दुर्ग से काटकर। तो पितृ जिला राजनांदगांव का दुर्ग, हम बाप हैं, नांदगांव बेटा है। हाँ ठीक है, हमारा कोई बाप ही नहीं था। अरे हाँ रायपुर था साला, ठीक। बाबा है बाबा। हाँ 1973 राजनांदगांव जिला बना किससे कटकर? दुर्ग से। ये भी याद होना चाहिए आपको, राजनांदगांव इसका पितृ जिला कौन? दुर्ग से कटकर बना। तो अभी तक हमने क्या देखा? दुर्ग रायपुर से कटकर बना और दुर्ग से कटकर राजनांदगांव बना। कब? 1973। ठीक, 1973। और अब एक बार रिवाइंड करो तो चलो, सबसे पहले कौन सा? 1854 में क्या हुआ?
डलहौजी ने नागपुर को हड़प लिया और ये क्षेत्र नागपुर का भाग था। 1861 में क्या हुआ? 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और 3 जिले बने। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1862 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का एक संभाग, ये क्षेत्र मध्य प्रांत के एक संभाग बना, है ना, रायपुर संभाग बना। सर आप तो छत्तीसगढ़ संभाग बना जिसका मुख्यालय रायपुर। हाँ, तो वो इनडायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है। ऐसा बोलो कि ये क्षेत्र जो है वो एक छत्तीसगढ़ नहीं बना। छत्तीसगढ़ तो अस्तित्व में जब आया तब राज्य था, है ना। ये क्षेत्र एक संभाग बना मध्य प्रांत का जिसका मुख्यालय रायपुर था, या अन्य शब्दों में आप कह लो कि रायपुर इस संभाग बना 1862 में। उसके बाद सीधे हम कहाँ पहुंचे? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के साथ क्या हुआ? मध्य प्रांत का एक क्षेत्र बंगाल प्रांत में चला गया। कौन सा? संबलपुर। और बंगाल 1903 में मध्य प्रांत जो है मध्य प्रांत एवं बरार बन गया। ठीक। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ क्या हुआ? संबलपुर कहाँ चला? मध्य प्रांत से कहाँ चला गया? बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत से 5 क्षेत्र मध्य प्रांत में है जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के भाग बनेंगे। वो 5 क्षेत्र कौन से? 3 जिले पहले, कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस चांदबखार, उदयपुर, ये 5 क्षेत्र। 1905 के बाद हम सीधे 1906 में आते हैं। दुर्ग जिला बना रायपुर से कटकर 1906 में। 1906 के बाद 1948 मध्य प्रांत एवं बरार के हिस्से हैं हम। उस समय 3 जिले बने, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 के बाद 1956 में आते हैं। 1 नवंबर, उसको छोड़ो रहो तो भूमिका मैंने बनाई है। 1 नवंबर 1956 में आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग बन गया। ठीक। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती तो हम सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 1973 में मध्य प्रदेश में एक और जिला बना, राजनांदगांव। किससे कटकर? दुर्ग से कटकर। अब पहुँचेंगे हम 1998 में सीधे। 1998 में मध्य प्रदेश में ही इसी क्षेत्र में और 9 जिले बनेंगे। 9 जिले बनेंगे। उन्नीस सौ 98 का जो मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है उसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, तो मैं इसको ले आ रहा हूं। ठीक है। एकड़ कैसे है? एकड़ कैसे है? बने नहीं है। एकड़ कैसे है? एकड़ ठीक है। आए, इसका रेजोल्यूशन तो अच्छा था ना। नहीं, फिर ये धोखा दे रहा है। रेजोल्यूशन इसका सही नहीं। 1613 और रेजोल्यूशन दिखा रहा है। एकड़ कैसे? नहीं, एक मैप था भाई। क्या डाला हूं मैं? इससे काम चल जाएगा। आ जाओ, चलो। दिख रहा है? इसको मत ध्यान देना, कोरिया है ये मिस्टेक है। अब देखिए, 9 जिले बनेंगे 1900। अब तक कितने जिले बन चुके हैं? 7 जिले बन चुके हैं। अब 9 जिले बनेंगे कब? 1998 में। ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से बनेगा एक सरगुजा। देखो, सरगुजा बन चुका है ना, और रायगढ़ बन चुका है। ये 2 जिले पहले से अस्तित्व में हैं। इधर है तो जाहिर सी बात है सरगुजा से कटकर बनेगा कोरिया। एक जिला ये हो गया कोरिया। ऊपर संभाग वाइज देखते हैं, ऊपर के तरफ 2 जिले बनेंगे। और क्या बनेगा? रायगढ़ से कटकर बनेगा जशपुर। ऊपर साइड सरगुजा संभाग, जो वर्तमान का सरगुजा संभाग है, वहां 2 जिले बनेंगे, कोरिया और जशपुर।
कोरिया सरगुजा से कटकर और जशपुर रायगढ़ से कटकर, क्योंकि आपको पता है यही तो जिले बन चुके हैं, तो यहाँ दुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अच्छा ये हो गया सरगुजा संभाग की बात। अब नीचे आते हैं, नीचे कौन सा संभाग आएगा? बिलासपुर संभाग। जिसे नहीं पता आप कल पकड़ लेंगे, कल की क्लास में संभाग उम्भाग सब पकड़ लेंगे, जिले उले सब पकड़ लेंगे, सब याद हो जाएगा। अब आते हैं बिलासपुर संभाग। एक कोरबा बनेगा और एक जांजगीर चांपा बनेगा, एक जांजगीर बनेगा। ठीक, दो जिले बनेंगे, कोरबा और जांजगीर चांपा। किससे कटकर बनेंगे? बिलासपुर से। ये दोनों जिले इससे कटकर बनेंगे, तो 4 हो गए। ऊपर दो जिले बने 1998 में, कौन कौन से? कोरिया सरगुजा से, जशपुर रायगढ़ से। नीचे आते हैं, नीचे आते ही हमको क्या दिखाई देगा? बिलासपुर संभाग में बिलासपुर से कटकर दो जिले बनेंगे, कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर नीचे आते हैं, आपको पता है इधर वाला दुर्ग संभाग है वर्तमान का, इधर वाला रायपुर है। दुर्ग संभाग में एक, लेकिन ये कबीरधाम नहीं होगा, उस समय होगा ये कवर्धा। उस समय क्या होगा? ये कवर्धा होगा। तो 1998 में जो 5वां जिला क्या बना? कवर्धा, है ना। कवर्धा किससे बना? एक सवाल और, बिलासपुर और राजनांदगांव। देखना आप, राजनांदगांव का दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग, और बिलासपुर का ये आप ऐसा बोलिए कि पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग बिलासपुर का। ये दोनों मिलाए गए और एक नया जिला बना कवर्धा। याद रखिएगा, कवर्धा के दो पिता हैं, राजनांदगांव और बिलासपुर। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया तो आप राजनांदगांव कौन सा भाग? उत्तरी भाग। बिलासपुर का कौन सा भाग? दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये मिलाकर एक नए जिले का निर्माण हुआ, कवर्धा। ठीक, अगर याद रखिएगा, कबीरधाम नहीं, कवर्धा। अभी भी कवर्धा, इस समय तक कवर्धा ही है। अब रायपुर संभाग में आते हैं। दो नहीं, जब बना था तो कवर्धा था। यहां आते हैं, रायपुर को काटकर अब दो जिले बनेंगे, महासमुंद और धमतरी। महासमुंद और धमतरी। गरियाबंद अभी नहीं बनेगा ना, ये देखो पूरा रायपुर अभी भी गरियाबंद से टिका हुआ है। अभी क्या है बना? रायपुर से कटकर महासमुंद और धमतरी बना। ठीक, ऊपर दो जिले बने, कोरिया और जशपुर। फिर नीचे बिलासपुर में दो जिले बने, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर दुर्ग संभाग में, वर्तमान दुर्ग संभाग में एक जिला बना, कवर्धा। वर्तमान रायपुर संभाग में दो जिले बने, महासमुंद और धमतरी। और बस्तर में, ये पूरा बस्तर था, ये पूरा बस्तर था पहले, ये पूरा बस्तर था। 1998 में इस विभाजन से पहले बस्तर भारत का सबसे बड़ा जिला था। अब नहीं, विभाजन हो गया, विभाजन होते ही हो जाएगा छोटा, और जौनपुर इसको सुपरसीड कर लेगा। जौनपुर भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रवार, है ना। उत्तर प्रदेश का जौनपुर किसने बसाया था? हाँ चलो इधर आओ। ये दो भागों में बटेगा। उत्तरी भाग, बस्तर का उत्तरी भाग बनेगा कांकेर और दक्षिणी भाग बनेगा दंतेवाड़ा, है ना। तो ये हो गए 9 जिले 1998 के 9 जिले। कौन कौन से? फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। 1998 में 9 जिले बने। ऊपर कोरिया और जशपुर, नीचे आओ कोरबा और जांजगीर चांपा, पश्चिम साइड आओ कवर्धा, इधर आओ महासमुंद धमतरी, नीचे आओ बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक, ये देख लो, कोरिया जशपुर, कोरबा जांजगीर चांपा। बिलासपुर से कोरिया किससे? सरगुजा से। जशपुर रायगढ़ से। कोरबा बिलासपुर, कोरबा जांजगीर चांपा बिलासपुर से। कवर्धा बिलासपुर प्लस राजनांदगांव से। महासमुंद धमतरी रायपुर से। कांकेर और दंतेवाड़ा बस्तर से। अरे अच्छा, क्लियर है ये? आगे आइए। 1 नवंबर 2000, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना, वो समय आएगा तब जाएंगे, जब इतिहास में पढ़ूंगा ना कब कैसे आया, इतिहास में देखेंगे। हो गया भैया, मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया 1 नवंबर 1956 से। खनिज संसाधन से परिपूर्ण भरा हुआ होने के बावजूद मध्य प्रदेश यहाँ के संसाधनों का दोहन करता रहा। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का ये जो दक्षिण पूर्वी भाग था, छत्तीसगढ़ कौन सा भाग है मध्य प्रदेश का? था दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ विकास नहीं हुआ, ये उपेक्षित रहा।
जो मध्य प्रदेश जो है बहुत धन राजस्व इकट्ठा करता था इसी क्षेत्र से, कोयला, आपका लोहा, इनसे, लेकिन इस क्षेत्र का बिल्कुल उपेक्षित रखा उन्होंने। तो समय समय पर इस क्षेत्र से जो विधायक बने थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में मांग उठाते रहे कि भैया हमारा शोषण हो रहा है, हमें जो है पृथक राज्य की मांग करते रहे कि पृथक राज्य जो है हमें बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बात में आपके स्पष्टता होनी चाहिए कि ये लोग विधायक, ये जो इधर के विधायक थे, ये प्रस्ताव समय समय पर लेकर जाते थे मध्य प्रदेश विधानसभा में कि भैया इस क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाओ, लेकिन वास्तव में नए राज्य का निर्माण में राज्य की कोई भूमिका ही नहीं है। नए राज्य का निर्माण किसका विशेषाधिकार है? केंद्र का। संसद अधिनियम पारित कर, केंद्र सरकार अधिनियम पारित कर, यदि संसद ने पारित कर देती, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तो बिना किसी राज्य की अनुमति के एक नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती। संसद का विशेष अधिकार है ये तो आप जानते हैं, है ना। राज्य को सिर्फ पूछा जाता है अपनी राय दो भाई, तुम्हारी राय से घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बनाना है हमको नया राज्य, हम किसी भी राज्य को काटकर नया राज्य बना देंगे। ठीक, मांग उठती रही। फाइनली ये 2000 के समय, इस समय अटल जी की सरकार थी, भाजपा का सरकार था केंद्र में, और आडवाणी गृह मंत्री थे। आडवाणी जी एक मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक ये लेकर उन्होंने प्रस्तुत किया लोकसभा में। राज्यसभा में 25 जुलाई 31 जुलाई ऐसे डेट आएंगे, आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे, 3 अगस्त 9 अगस्त आगे पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं, अभी अपन मिक्स नहीं करते। ठीक, ये हुआ और 27 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक बन गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुआ है। वो अधिनियम कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके माध्यम से हुआ, पारित हो गया, छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश का कौन सा राज्य बन गया? 26वां राज्य बन गया। फिर कुछ सवाल, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग। एक बार देख लो, दिमाग में रहेगा। ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, उतना रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ये था मध्य प्रदेश 1999 में, सन 2001 नवंबर 2000 से पहले तक। ये देखो, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक नया राज्य बना, 26वां राज्य बना, कौन सा भाग है? देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जानते हैं हम? अरे यार कैसे, अच्छा पहले इसके बाद छूना पड़ता है इसको। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये कौन से भाग में दिख रहा है आपको? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग में दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा भाग अलग होकर नया राज्य बना? दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक, जाना रहे, चलिए बना। और वो जो दक्षिण पूर्वी भाग अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के कितने संभागों से लेकर हुआ? 3 संभाग। कितने जिले? क्योंकि 16 जिले बन चुके हैं अब तक, 7 और 9 16, 96 तहसील थे, 146 विकासखंड। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के किन हिस्सों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? 3 संभागों से, 16 जिलों को लेकर हुआ, 96 तहसीलों को लेकर हुआ और 146 विकासखंड, इसी को ब्लॉक कहते हैं हम, ब्लॉक, है ना, इनको लेकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। मतलब 1 नवंबर 2000 की स्थिति में वो 3 संभाग कौन कौन से थे? चलो ये बता देता हूं अभी हालांकि देखेंगे उससे आगे। 3 संभाग थे। ऊपर का संभाग बिलासपुर, दूसरा नीचे रायपुर और तीसरा बस्तर संभाग।
मतलब ये 3 संभागों को मिलाकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और इन तीनों संभागों के अंदर अगर आपसे उस समय के हिसाब से जिला पूछ दे तो क्या आप नहीं बता पाओगे? बिलासपुर संभाग में कौन कौन सा जिला? सारे कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और जो कोरबा, चांपा, बिलासपुर जो दिख रहा है सब उसी में गया। रायपुर संभाग में आप आ जाओ, क्या क्या बन चुका है? रायपुर खुद है, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, यही तो बना। और कवर्धा भी बन चुका है। और बस्तर संभाग में आपने क्या देखा? बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, 16 जिले हो गए, यही तो थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2003 में जिलों के नाम बदले गए, 3 जिलों के नाम बदले गए हैं 2003 में। अच्छा, जिलों के नाम, अच्छा कुछ लोगों को शंका होता है भैया जिलों के नाम क्या ये भी संसद करेगी? नहीं भाई, संसद का अधिकार राज्य तक है। किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य का नामकरण, नाम बदलना, राज्य की सीमा में कमी या बढ़ोतरी करना, ये संसद का विशेष अधिकार है। लेकिन एक राज्य के अंदर नया गांव बनाना, जिले का नाम बदलना, एक नया जिला बनाना, ये राज्य सरकार के अधीन है। इस पर शक्ति राज्य सरकार की है। कुछ नहीं, एक संकल्प बनाया गया होगा, विधानसभा में ले जाया गया होगा, वो पारित हो गया और फिर 3 जिलों के नाम बदल दिए गए। कौन कौन से? कवर्धा का नाम बदलकर हो गया कबीरधाम, 2003 में कबीरधाम जिला बना। और कांकेर का नाम बदलकर, क्योंकि वो उत्तर भाग था बस्तर का, उत्तर बस्तर कांकेर हो गया। और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर हो गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। मैं मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यर्थ में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें ईयर और क्रम याद रखना है, वो बड़ा आसान है, कर लेंगे हम उसके बाद। 1 मई 2007 को 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। 1 मई 2007 को 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। देखो कैसे। एक मई 2007 ये बन के कट गया ना? नहीं, सुकमा भी ऐड है इसमें। कोई नहीं, इससे बना देते हैं जिसको अभी लेके आए थे। ये लो, एक मई 2007 की स्थिति देखिए। ये बस्तर अभी भी है। बस्तर से काटकर एक जिला कौन सा बनेगा? नारायणपुर। यहाँ कहीं है नारायणपुर, है ना? ये नारायणपुर बन गया। ये क्या, कौन सा जिला बना? ये नारायणपुर। अरे यार, ये बनेस नारायणपुर। अच्छा, और दंतेवाड़ा से कट के क्या बनी अभी? ये दंतेवाड़ा से ऐसा हिस्सा एक कटकर ये बनेगा बीजापुर। तो ये याद रहेगा। बस्तर से कटकर बना नारायणपुर, बस्तर से कटकर बना नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से कटकर एक नया जिला बना बीजापुर। 18 जिले हो गए, है ना? 2007 में 1 जनवरी 2012, ये तो दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, 1 मई 2007 नारायणपुर बीजापुर से आए, बस्तर से है, बीजापुर गलत लिख गया है ना वो। ये बस्तर है, सुधारना होगा, नोट कर लो। अच्छा, ये एरो नहीं दिख रहा, रुको, ये ऐसा सही है, ये ऐसे है, एरो इसमें नहीं दिख रहा है, ये ऐसा है। बस्तर से नारायणपुर और दंतेवाड़ा से बीजापुर। 1 मई एरो डालना है। 1 मई 2007 को 2 नए जिले बने। कितना टाइम हो गया? 1 जनवरी, टाइम लगी यार। चलो, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल।